अब हम बात करेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया की। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक या क्रियाकारक विलयन आपस में क्रिया करके अविलय ठोस उत्पाद बनाते हैं, तो उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं। इस क्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं या इस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक या क्रियाकारक, अभिकारक और क्रियाकारक एक ही होते हैं, विलयन आपस में क्रिया करके अविलय ठोस उत्पाद बनाते हैं। अविलय ठोस उत्पाद मतलब जो विलय ना हो सके, घुल ना सके, ऐसा उत्पाद बनाते हैं। मतलब कुल मिला के ऐसा कहने का मतलब है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक या क्रियाकारक आपस में जब क्रिया करते हैं तो एक ऐसे उत्पाद का निर्माण होता है, ऐसे ठोस उत्पाद का निर्माण होता है जो किसी में विलय नहीं होता है, तो उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं। तो उस ठोस के कण क्या हो जाते हैं? अवक्षेपित हो जाते हैं। तो इस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। आगे समझ में आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से समझते हो। सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया जब सोडियम क्लोराइड से होती है, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में है, अविलय फॉर्म में है, और सोडियम क्लोराइड भी एक्वस फॉर्म में है, अविलय पदार्थ है वो भी। तो जब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की जब क्रिया होती है तो हमें प्राप्त होता है सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। ये हमें ठोस के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या हो गया? अवक्षेपित हो गया, ये अवक्षेप है सिल्वर नाइट्रेट। बस इसे ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और समझते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक या क्रियाकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करके अविलय ठोस उत्पाद बना रहे हैं, अविलय ठोस उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे अविलय ठोस उत्पाद क्या है? सिल्वर क्लोराइड। अविलय ठोस उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं। सिल्वर क्लोराइड के कण इसमें क्या होगा? अवक्षेपित हो गए हैं। इस क्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है, सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया जब सोडियम क्लोराइड से कराई जाती है तो हमें फलस्वरूप या प्रोडक्ट या उत्पाद हमें क्या प्राप्त होता है? सिल्वर क्लोराइड जो कि अवक्षेप बन चुका है और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। इसी के साथ हमारी सभी अभिक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बढ़ते आगे नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। धातु संक्षारण या कोरोजन किसे कहते हैं? धातु संक्षारण के उपाय क्या है? धातु संक्षारण की परिभाषा क्या है एवं इसे रोकने के उपाय। तो हम समझते हैं अब धातु संक्षारण या कोरोजन। धातु को संक्षारित या नष्ट होने से बचाने की प्रक्रिया को धातु संक्षारण कहते हैं या धातु संक्षारण कहलाती है। क्या समझ में आया? धातु संक्षारण, धातु को संक्षारित या नष्ट होने से बचाने की प्रक्रिया धातु संक्षारण कहलाती है। धातु संक्षारण मतलब आप लोगों ने जैसे देखा होगा बारिश के दिनों में लोहा वगैरह, कभी बारिश के दिनों में उन्हें पानी लग जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे उनके ऊपर एक भूरे रंग की परत जमने लगती है, सड़ने लगता है लोहा, उसे ही संक्षारण या कोरोजन कहा जाता है। तो उस धातु को संक्षारित या नष्ट होने से बचाना ही क्या कहलाता है? धातु संक्षारण कहलाता है। तो हम धातुओं को संक्षारित होने से किस तरीके से बचा सकते हैं? तो उसके रोकने के भी उपाय है। क्या क्या उपाय हैं? आगे देखते हैं। धातु संक्षारण को रोकने के उपाय, जैसे पेंट करना, धातु को पेंट करके धातु संक्षारण से बचाया जा सकता है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा हमारे घरों में लोहे के जो गेट वगैरह होते हैं तो हम लोग उन्हें क्या करते थे? पेंट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है? उन पे जंग नहीं लगती है। वो जो पेंट होता है वो क्या करता है? जल या नमी को उस लोहे के कांटेक्ट में आने से रोकता है, उनके बीच में एक लेयर बना लेता है, जिससे क्या होता है? वो लोहा सड़ता नहीं है। तो हम पेंट करके भी धातु को सड़ने से बचा सकते हैं, नष्ट होने से बचा सकते हैं। ग्रीस लगाकर धातु को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे घर में शटर वगैरह होती है, दुकानों में शटर वगैरह होती है, जिससे हम क्या कहते हैं, समय समय पे हमें क्या करना पड़ता है? उसमें ग्रीस लगाना पड़ता है।
अन्यथा वो क्या होती है कि जाम हो जाती है, रुक जाती है या सही तरीके से लगती नहीं है। तो हम वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, ग्रीस वगैरह का प्रयोग करते हैं। मशीनों वगैरह में, उद्योगों वगैरह में जो बड़ी बड़ी मशीनों वगैरह होती है उनमें भी ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह मशीनें भी क्या होती है कि जाम होने लगती है धीरे धीरे समय के साथ। तो हम ग्रीस लगाकर क्या करते हैं, धातु को संक्षारित या नष्ट होने से बचा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं मिश्र धातु बनाकर। मिश्र धातु क्या होता है? मिश्र धातु मतलब जब एक धातु के अंदर अन्य धातु या दूसरी धातु को मिलाकर उसे मिक्स करके जब कोई सी अन्य धातु, दूसरी धातु बनाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु बनाकर जब एक धातु को दूसरी धातु से मिलाया जाता है तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु के द्वारा भी धातु को संक्षारण या नष्ट होने से बचाया जा सकता है। जैसे एक कोई सी धातु है, उसके अंदर उसे पिघलाकर क्या करते हैं, अन्य धातु में मिक्स कर दिया जाता है, तो उससे क्या बन जाती है, वह एक मिश्र धातु बन जाती है। तो हम मिश्र धातु बनाकर भी धातु को नष्ट होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विद्युत लेपन। जब एक धातु के ऊपर दूसरी धातु को विद्युत के द्वारा चढ़ाया जाता है तो उसे विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का प्रयोग किया गया होगा। मतलब जब हम विद्युत के द्वारा किसी एक धातु को किसी विलयन में मिलाकर उसके अंदर जो धातु हमें उसके ऊपर चढ़ानी है या मिलानी है उसमें, उसको भी उसके अंदर मिलाकर जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह क्या होती है, दोनों धातु आपस में मिल जाती हैं। किसी एक धातु के ऊपर दूसरी धातु का लेपन हो जाता है, उसके ऊपर चढ़ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। तो विद्युत लेपन के द्वारा भी हम धातु को संक्षारण होने से बचा सकते हैं। ये 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट उपाय है, विद्युत लेपन, मिश्र धातु बनाना, पेंट करना, ग्रीस लगाना। ये मुख्य रूप से धातु संक्षारण को बचाने के निम्न उपाय है। नोट कर लीजिए आप लोग। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और कुछ कभी छूट रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसे कवर करवा दूंगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता क्या होता है? तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ अपचयित या ऑक्सीकृत होकर अपने स्वाद या गंध को बदल देते हैं, यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। क्या होता है विकृत गंधिता? तेल या वसा युक्त, वसा मतलब घी वगैरह जो होते हैं, तेल वगैरह की जो चीज़ें होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। तो तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ अपचयित, ऑक्सीकृत होना मतलब कि जब उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है तो ऑक्सीजन से वो क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं, इसलिए वो क्या हो रहे हैं, ऑक्सीकृत। तो तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीकृत होकर अपने स्वाद या गंध को बदल देते हैं। जब वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, उनके स्वाद में कोई परिवर्तन हो जाता है या गंध में भी गंध बदल जाती है उनकी। तो यह घटना क्या कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। जैसे हम लोगों ने देखा होगा, कोई सी चीज़ को हम खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो कुछ समय के पश्चात, कुछ घंटों के पश्चात या कुछ दिनों के पश्चात धीरे धीरे क्या खराब हो जाती है। तो वो खराब नहीं होती, वो ऑक्सीकृत हो जाती है। ऑक्सीकृत होने की वजह से ख़राब हो जाती है और वह क्या होती है, अपने स्वाद में, गंध में परिवर्तन कर लेती है अपने आप को। तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे नमकीन या चिप्स पदार्थ। क्या होता है, जब हम नमकीन या चिप्स पदार्थों को क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए खुला छोड़ दिए और उसके बाद हम उसकी गंध को सूंघने की कोशिश करें तो क्या होता है कि वो क्या होता है, हमें अप्रिय गंध लगती है या ख़राब हो जाते हैं वो लोग। तो नमकीन या चिप्स आदि लंबे समय तक खुला रखने पर उनका स्वाद एवं गंध अप्रिय हो जाती है। नमकीन एवं चिप्स आदि को क्या कहते हैं, हम लंबे समय तक खुला रखने पर वो अपने स्वाद एवं गंध में अप्रिय हो जाती है, मतलब वो खराब हो जाती है। यही घटना क्या कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। इसी के साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा कभी कोई क्वेश्चन छूट वगैरह जाते हैं या रह जाते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आप लोगों को
मेरे साथ पढ़ने में बहुत अच्छा लगा होगा। कभी कुछ मिस्टेक वगैरह हो जाती है तो आप लोग उसे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसे ठीक कर दूँगा। या और कोई सा चैप्टर या मतलब कोई सा टॉपिक वगैरह छूट जाता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको आगे कंप्लीट करवा दूँगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा।